चलो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट किया था लास्ट में, है ना। उसका ग्राफ भी हमने देखा था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज द सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब भी हम एक सोल्यूशन बनाते हैं, यानी कि एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उस पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रॉपर्टी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। हमने एक बॉइलिंग पॉइंट का नया डेफिनेशन डिफाइन किया था, लिखे थे नया डेफिनेशन। क्या था वो डेफिनेशन? कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। जब तक आप लिक्विड को हीट करोगे तो धीरे धीरे उसके वेपर्स निकलेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जब वो वेपर प्रेशर बढ़ के 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, मतलब समझ लेना कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो चुका है। वही बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है। तो हमने एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ में हमने क्या लिया था? वाई एक्सिस में लिया था हमने वेपर प्रेशर, एंड इन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन टेम्परेचर, ठीक है। और इस वेपर प्रेशर वाले ही एक्सिस में मैंने 1 एटीएम का एक लाइन मार्क कर दिया था। 1 एटीएम, ये 1 एटीएम का लाइन है, ठीक है। अब आपने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट को हीट करना चालू किया। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये मान लीजिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है एट दिस टेम्परेचर। धीरे धीरे आपने टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते आप जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचे, तब उसका जो टेम्परेचर होगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये जो बना है किसके लिए ग्राफ बना है? ये है सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो ये जो आया है टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। अब मैं लेता हूं सॉल्यूशन जिसमें मैंने एक सॉल्यूट ऐड कर दिया है, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और अब जब इसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे हीट करते 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 एक टेम्परेचर ऐसा पहुंचेगा जब जहां पे इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी 1 एटीएम के बराबर पहुंच जाएगा। और अब इसके टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से ज्यादा है, और इसी डिफरेंस को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। यहां तक देखे थे हम ना, ये ग्राफ सबने बना लिया था, ठीक है। और ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना नीचे। एक एक्सप्रेशन और डिराइव करते हैं। हमने बोला ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया है उस पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ना कि सॉल्यूट कैसा है। कैसा है से डिपेंड नहीं करती है, कितना है से डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर आपने सॉल्यूट और ऐड किया ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? मैंने एक एग्जांपल लिया था ना कि आपने प्योर वाटर लिया है, आपने 1 चम्मच नमक डाला है और आपने 2 चम्मच नमक डाला है। तो इनका प्योर वाटर है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा। इन्होंने 1 चम्मच नमक डाला है तो इनका बढ़ के लेट से 107 हो गया होगा। 7 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और आपने 2 डाला तो आपका 114 हो गया होगा, 114। मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट आप डालते जाओगे ना, ये एलिवेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। सोचो ना, अगर आपने यहां से स्टार्ट किया होता तो ये और देर तक हीट करना पड़ता है इसको 1 एटीएम तक पहुंचाने के लिए, तो अल्टीमेटली ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता। एम आई क्लियर? ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया भी था कि ग्राफ भी कई बार पूछता है कि एक्सप्लेन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ग्राफिकली। तो उस केस में आपको ये पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि आपने ये लाइन क्यों बनाई है, ये लाइन कैसे बनी है, और इनके डिफरेंस को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, नीचे लिखना द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, the elevation in boiling point, the elevation in boiling point depends upon concentration of solute. The elevation in boiling point depends upon the elevation in boiling point depends upon depends upon the concentration of the solute, depends upon
the concentration of the solute depends upon the concentration of the solute in a solution. The elevation in boiling point depends upon the concentration of the solute in a solution and has been found to be found to be directly proportional to molality. लिटी ना, मोलारिटी नहीं है, मोलालिटी। क्या होता है, कोई डिफाइन करेगा मोलालिटी? एनीवन? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या होता है मोलालिटी को हम डिफाइन करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं स्मॉल m से, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यूमरेटर में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, और डिनोमिनेटर में आता है मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट टू इन केजी। ये फॉर्मूला है आपके मोलालिटी का। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली डेल टीबी, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ये हमने लिखा है अभी। ठीक है। आप ये प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, एंड देन कांस्टेंट इज नोन एज केबी इनटू एम। केबी नाम का एक कांस्टेंट है जिसको हम बोल रहे हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका नाम है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एलिवेशन वाली है इसलिए इसका नाम में अपन एलिवेशन रख रहे हैं। तो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इस कांस्टेंट का नाम है। ठीक है, इसको लिख लो मैथमेटिकली, पहला लाइन ये, उसके बाद ये। ठीक है, नीचे लिख लो ना, वेयर केबी इज द मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक नाम और है, इसको इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए इब्यूलोस्कोपिक नाम आया है ना, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। डन। इसका यूनिट क्या होगा केबी का, तो बताएगा मुझे, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केबी? हाँ, मोल पर केजी कैसे? अच्छा, जो ये है उसका यही होना चाहिए ऐसा। हम आप लोग जब 11th में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते थे, पढ़े हो ना, तो क्या बोलते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का यूनिट सेम होना चाहिए, आया ना। तो इसका यूनिट क्या है? केल्विन है। ये तो टेम्परेचर है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये टेम्परेचर है। तो लेफ्ट साइड का यूनिट क्या है? केल्विन। और राइट साइड में ऑलरेडी आपके पास केबी का यूनिट मुझे निकालना है, तो चलो मैं एक्स ले लेता हूं उसके यूनिट को, और इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो अब क्या होना चाहिए, इसका क्या यूनिट होना चाहिए? केल्विन, केल्विन पर मोल पर केजी, यानी केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। नहीं तो भी इसको आप इधर लेके आ जाओ, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? केल्विन अपॉन मोल पर केजी। केजी ऊपर चला जाएगा तो क्या यूनिट हो जाएगा? केल्विन केजी पर मोल। समझ में आया क्या? पक्का ऐसे यूनिट निकाल सकते हैं, हमको याद करने की जरूरत नहीं है कि केबी का यूनिट क्या होता है। अगर आपको 11th का डायमेंशनल एनालिसिस थोड़ा बहुत याद होगा ना, तो आप ऐसे यूनिट निकाल सकते हो केबी का। क्लियर है? देखो नीचे उसका यूनिट, यूनिट ऑफ केबी इज केल्विन केजी पर मोल। यूनिट ऑफ केबी इज केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, क्लियर है ना। तो अभी हमने क्या लिखा कि elevation in boiling point is experimentally found to be directly proportional to molality। प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए अपन ने केबी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, जिसका नाम हम बोल रहे हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसका यूनिट क्या हो गया आपका? केल्विन केजी पर मोल। ठीक है यहां तक? हाँ,
केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। आफ्टर दैट अब क्या करेंगे अपन, क्योंकि हमको अच्छा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब तो समझ में आ रहा हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है ना। मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंडेंट है ये प्रॉपर्टी। फिर अपन ने पिछली प्रॉपर्टी में क्या किया था, हमने M2 का वैल्यू निकाला था। मैंने आपको बताया था कि हम हर प्रॉपर्टी से, हम 4 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। और पहली प्रॉपर्टी से भी हमने M2 का फॉर्मूला डिराइव किया था। व्हाट वाज M2? M2 वाज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसी इसी से स्टार्ट करते हैं। डेल्टा केबी को मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा टीबी इज केबी इंटू एम। एम को क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन W2 लिख दूं, इंटू 1000 भी कर दूं, W2 नहीं, W1 सॉल्वेंट है ना, समझ रहे हो। वन सफिक्स, वन सबस्क्रिप्ट यूज कर रहा था मैं सॉल्वेंट के लिए, और 2 यूज कर रहा था सोल्यूट के लिए। सही आ रहा है ये। एम को क्या बोलते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जनरली ये चीज ग्राम में दी हुई होती है, इसलिए मैंने ऊपर 1000 मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आप उस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे, जब ये उचक के ऊपर जाएगा तो ऊपर दिखेगा ये। समझ में आ रहा है ना, क्यों ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। नाउ N2 को भी आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे कैसे करेंगे, W2 अपॉन M2। N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये होता है। इसको भी ब्रेक कर देते हैं, तो डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी, N2 की जगह आ जाएगा W2 अपॉन M2, नीचे ऑलरेडी W1 है और ऊपर 1000 आया ना, पक्का। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि M2 आ जाए, है ना। अब M2 को लेफ्ट साइड में भेज दो, क्योंकि उसी को निकालना है, और डेल्टा टीबी को नीचे ले आओ। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, M2 इज इक्वल्स टू केबी W2 इंटू 1000 अपॉन डेल टीबी इंटू W1। तो ये हमारा M2 का फॉर्मूला आ गया, किसके रेस्पेक्ट में, प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। कौन सी प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रही बात। देखो ऐसा ही कुछ इक्वेशन हमने RLVP से भी निकाला था, याद करो क्या था इक्वेशन उसका, यहां पे लिख रहा हूं ना, ध्यान देना, लास्ट वाला क्या था, P0 माइनस PS अपॉन P0, दिस वाज द RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। दिस वाज इक्वल टू X2, याद है, मोल फ्रैक्शन ऑफ। देखो फर्क कितना है कि ये प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है, राइट, और अभी ये वाली प्रॉपर्टी मोलालिटी पे डिपेंड कर रही है। समझ में आ रहा है क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन पे RLVP, और डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मोलालिटी पे डिपेंड कर रही है। अल्टीमेटली दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ रहा है, इसलिए दोनों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या किया था, इसको हमने N2 अपॉन N1 प्लस N2 किया था, और N1 प्लस N2 को अप्रोक्सीमेटली N1 लिख दिए थे, ऐसा कुछ था। फिर N2 की जगह लिखा था हमने W2 अपॉन M2, और N1 की जगह लिखा था W1 अपॉन M1, वो ऊपर जाके M1 ऊपर चला जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू W2 M1 अपॉन M2 W1, और M2 निकालना है तो M2 क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल्स टू W2 M1 अपॉन, इसको मैं RLVP लिख देता हूं, ठीक है। ये पूरा लिखने से बेटर मैं RLVP लिख देता हूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनटू W1। देखो ये फॉर्मूला कल हमने डिराइव किया था M2 के लिए यूजिंग RLVP, और आज हमने M2 के लिए डिराइव किया है यूजिंग डेल्टा टीबी। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको फॉर्मूले में, क्या सिमिलैरिटी लग रही है, दोनों में प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में है, आया ना, मोलर मास और प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में, मोलर मास प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में। अभी दो और करेंगे तब भी ये चीज ऑब्जर्व करना, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ये वाला तो हम कल कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ये वाला पार्ट कर लो। ये हमारा फॉर्मूला आ गया M2 का यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं आपकी बुक में ही। सॉल्ट एग्जांपल देखो, जो अपन ने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल किया था ना सॉल्ट एग्जांपल, वैसे एक सॉल्ट एग्जांपल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी होगा। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है ये आपका देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन करके कुछ होगा, मिला? हाँ, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 देखना, नहीं रखे हो क्या एनसीईआरटी? हाँ, पीछे पास करो, है आपके पास बुक? दोनों के पास नहीं है? ये नोट कर लिए ना सभी? बुक लेके आओ, मैं पिछली क्लास में ये बोला था। ठीक है, पेज नंबर क्या है? 52। चलो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ये आपको बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। When 1.8 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन आपका सॉल्वेंट है। बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट। देखो ये क्वेश्चन में आपको बोला है बेंजीन एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कितना कितना ग्राम कर, अच्छा बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है, कितना है? 353.23 ना, 0.23 केल्विन। ये आपको दे दिया है टीबी नॉट, आया ना? बेंजीन तो सॉल्वेंट है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पहले से दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसके अंदर हम 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है? W2, 1.80 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट विच वी आर डिसॉल्विंग, ठीक है। और कितने ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं? तो 90 ग्राम, मतलब W1 90 ग्राम दिया हुआ है। आप लोग समझ में आ रहा है क्वेश्चन रीड करके क्या क्या दिया हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है ना समझना, ठीक है। उसके बाद ऐसा करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11, यानी कि टीबी हो गया 354.11 केल्विन। अब सिचुएशन समझ में आई पूरी? पहले इनिशियली क्या बता दिया कि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। एवरीवन सब ध्यान देना, बेंजीन का मैंने 90 ग्राम लिया और उसमें 1.8 ग्राम सोल्यूट डाल दिया, उससे अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया है? 354.11। सिचुएशन क्लियर है? तो डेल टीबी निकाल सकते हैं दोनों को माइनस करके, दिस माइनस दिस विल बी डेल टीबी, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द मोलर मास, आपको पूछा है मोलर मास निकालना है सोल्यूट का, और केबी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, केबी इज इक्वल्स टू 2.53, यूनिट क्या है इसका? केल्विन केजी पर मोल। देखो ये है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रीड करके मैंने सारे गिवन लिख लिए, क्या निकालना है वो समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या है अपना M2 का? यूजिंग डेल टीबी, व्हाट इज द फॉर्मूला? ऊपर क्या आएगा? केबी W2 1000। ओके, देखो मैंने बोला ना कि ग्राम में दिया रहता है मास, सॉल्वेंट का मास जनरली ग्राम में दिया रहता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय डेल टीबी, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी नीचे आती है ना, और फिर ये W2 ऊपर लिया तो W1 नीचे आएगा, है ना। और बस इतना ही है, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, W1 भी गिवन है। ये डायरेक्टली नहीं गिवन है, पर दोनों बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, माइनस कर लो। व्हाट विल बी डेल टीबी? डेल टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, हाँ या ना, एलिवेशन, ठीक है। बताओ ये कितना आ रहा है डेल टीबी? 0.88, देख के नहीं बता रहा है ना, 0.88 केल्विन, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू को अभी इस फॉर्मूले में, अब तो सब चीजें नोन है, ठीक है। तो M2 विल बी इक्वल्स टू, केबी का वैल्यू है 2.53, फिर W2 का वैल्यू है 1.8, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऐसा मत करना कि 1000 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और नीचे 90 डिवाइड बाय 1000 फिर से कर रहे हो, वो 1000 वही वाला 1000 है ना, तो 90 डिवाइड बाय 1000 करके आता। एम आई क्लियर? दो बार वही चीज मत कर देना, हमने पहले ही फॉर्मूले में उसको ग्राम में ही लिया है और 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया उसको
केजी में कन्वर्ट करने के लिए। एम आई क्लियर? नहीं तो आप लोगों को लगेगा सर मोलालिटी में तो केजी में लेते हैं, तो केजी में ही लिया है हमने, कन्वर्ट कर दिया उसको केजी में हमने, ठीक है। ओके, नीचे डेल्टा टीबी का आपका आया है 0.88 और डब्ल्यू बना है आपका 90। बस हो गया, सारी चीजों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। टू 253 इंटू 18 करना, या फिर ऐसा भी कुछ कर सकते हो। देखो 18 5 जा 90 होता है, आया ना? 18 5 जा 90। आप ये पॉइंट हटा के इन दोनों कैंसिल करके नीचे 5 आ सकता है, तो कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं अपन। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन कि 253 इंटू 18 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाइड है ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 253 आ गया, और 10 इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 18 हो गया, डिवाइडेड बाय 0.88 इंटू 90। यहां तक ठीक है? 18 5 का 90 होता है, इसको कैंसिल कर दो, मतलब क्या बचा 253 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, अगेन 5 8 जा 40 प्लस 4 इज 44, और दो डेसिमल है तो 4.40 कुछ आएगा 4.40, राइट। डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 2 0 ऐड कर दो, तो 253 00 अपॉन 440, एक एक जीरो कैंसिल भी कर दोगे तो फाइनली मुझे क्या डिवाइड करना पड़ेगा 2530 डिवाइडेड बाय 44। ये तो कर सकते हैं नहीं? 2530 डिवाइडेड बाय 44, 5 टाइम्स पे जाएगा ये, 5 पॉइंट नहीं होना चाहिए, 550 के आसपास कुछ आना चाहिए वैल्यू, ऐसे कैलकुलेटर से नहीं करना है। हाँ क्या बोले? नहीं मैं देखा नीचे तू कुछ दबा रहा था। ठीक है, तो 5 टाइम्स से कितना आएगा ये 44 इंटू 5 करेंगे तो 5 4 का 20 का 0 बचा 2, 20 प्लस 2 इज 220, राइट। तो यहाँ पे आया आपका ये रिमाइंडर बचा 33, और 0 नीचे लगोगे तो 330। अब ये कितने बार में जाएगा? अराउंड 7 टाइम्स में, क्योंकि 8 टाइम्स में तो पार हो जाएगा, 7 टाइम्स में लेते हैं। 7 4 का 28 का 8 कैरी 2, 7 4 28 प्लस 2 इज 30, ये हो जाएगा 22। एक और बस डेसिमल लेके ले लेते हैं, 57.5 आएगा आंसर इसका। 220 चला जाएगा ना पूरा, अभी तो नहीं थे 225 टाइम्स का, तो आपका आंसर आएगा 57.5। आ रहा है क्या? सॉल्व एग्जांपल है ना वो तो। 57.5, अच्छा यहाँ पे 58 आ रहा है, अप्रॉक्स कर लिया उन्होंने, ठीक है चलेगा, ठीक है। मैसेज नहीं पड़ा था क्या आयुष? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एवरीवन समझ में आ रहा है ना? एक बार चलो रिवाइज करते हैं आयुष के लिए, ठीक है। हो रहा है नींद में, चलो। तो हमने ये देखा था बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। आज हमने क्या किया कि डेल्टा टीवी को, ये तो अपन लास्ट क्लास में निकाल लिए थे, माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया केबी, इसको नाम दिया मैंने मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी यूनिट निकाल ली अपन, वो यूनिट आती है केल्विन केजी पर मोल, यहीं से निकल जाएगी यूनिट। आप मोल को नीचे लेके चले जाओ, डेल्टा टीबी का यूनिट केल्विन है और मोलालिटी का यूनिट मोल पर केजी होता है, तो केबी का यूनिट क्या हो गया केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं ताकि M2 का फॉर्मूला निकाल सके, जैसा अपन ने RLBP में किया था, हमने M2 का फॉर्मूला निकाला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, वैसे ही हमने M2 का फॉर्मूला निकाला है डेल्टा टीबी की हेल्प से, उसी को कंटिन्यू किया। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, केबी की जगह केबी रहने दिए, एम की जगह मैंने कर दिया मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जनरली ग्राम में दिया रहता है, इसके 1000 मल्टीप्लाई कर दिए। फिर N2 को भी ब्रेक कर दिया मैंने W2 बाय M2 करके, कर सकते हैं राइट। अब बस रीअरेंज करके M2 का फॉर्मूला निकाल दिया, क्लियर है। अब इसी के बेसिस में एक सॉल्व एग्जांपल हमने न्यूमेरिकल किया, उस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि बेंजीन नाम का एक सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, वैसे ही बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 353.23 केल्विन होता है, राइट।
तो ये डेल्टा, ये टीबी नॉट हो गया सॉल्वेंट का, ठीक है। हमने 90 ग्राम बेंजीन लिया और उसमें 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के सॉल्यूशन का कितना हो गया 354.11। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, कितने डिग्री से बड़ा है 0.88 केल्विन से बड़ा है, भले कम हो पर बड़ा तो है ना, ठीक है। नाउ फॉर्मूला में पुट करेंगे M2 का और अपन M2 ऐसे निकाल सकते हैं, तो दिस विल कम आउट टू बी 58 ग्राम पर मोल। यूनिट यही होती है मोलर मास की, 58 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलो उसी में एक और क्वेश्चन होगा, देखना फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 18 ग्राम ग्लूकोज वाला क्वेश्चन होगा एक, दिख रहा है सभी को? ओके, उस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है उसमें। 18 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है सबको, C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan। एक सॉसपैन ले लिए, उसमें 1 किलो पानी ले लिए और उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिए। यहां तक समझ में आया? इनके पास बुक नहीं है ना। एक सॉसपैन लिए, ऐसी कंटेनर थोड़ा सा है ना, उसके अंदर 1 किलो पानी डाले। 1 किलो पानी मतलब 1 लीटर पानी, पानी का 1 किलो 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलो पानी डाले, सॉल्वेंट हो गया वो, और 18 ग्राम ग्लूकोज डाले, सॉल्यूट हो गया वो, राइट। तो जाहिर सी बात है पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है। पहले पानी 373 केल्विन में बॉईल हो रहा था, 18 ग्राम ग्लूकोज डालने के बाद अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है, राइट। तो क्या निकालना है हमें, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉईल एट 1 बार प्रेशर, Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन Kg पर मोल। मतलब आपको यहाँ पे पहले टीबी निकालना है, पहले डेल्टा टीबी निकालो फिर टीबी निकल जाएगा। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान देना। सॉल्वेंट क्या है मेरा, वाटर, एवरीवन यहां ध्यान दो। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज। जाहिर सी बात है यहाँ पे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट तो नहीं बोलेगा निकालने, क्यों नहीं बोलेगा, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि ग्लूकोज नाम दे दिया है ना, तो आप तो ऐसे ही निकाल लोगे इसका मोलर मास ऐड कर करके। नहीं, 12 इसका होता है कार्बन का, 1 हाइड्रोजन का होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ऐड कर दो मोलर मास आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में आपको मोलर मास निकालने तो नहीं बोलेगा। जिस क्वेश्चन में सॉल्यूट का नाम दे दिया ना, उसमें मोलर मास निकालने नहीं बोलेगा सॉल्यूट का। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्यूट का नाम नहीं था, बस बोल दिया था कि 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसके प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्यों मोलार मास नहीं निकालने बोलेगा ये भी समझ में आ गया ना, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, फिर तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे निकाल लोगे, आगे क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको ये दो गिवन है, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, आया ना। H2O 2 + 16 is 80। व्हाट इज दिस, M1, दिस इज M1। ग्लूकोज का निकालूं क्या, कितना होता है 6 12 72 प्लस 12 प्लस 100 नहीं, 6 × 16 इज 96, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10 और 90 100 170 180। देखो एक बार, होगा 70 80 और 90, टोटल 170 हो जाएगा, और 6 + 4 इज 10, 170 + 10 इज 180। आया ना, आ रहा समझ में, पक्की से मुंडी ला रहा है, आ रहा है ना, हाँ ठीक है। ओके, अब क्या बोला है हमने, ग्लूकोज कितना डाला है 18 ग्राम, तो ये 18 ग्राम क्या दिया हुआ है, व्हाट इज दिस, W क्या 2, क्योंकि सॉल्यूट के अपन 2 यूज करते हैं, हाँ या ना। ये M2 है, दिस इज M2, W2 क्वेश्चन में दिया है, और W1 कितना दिया हुआ है कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज W1, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, पक्का, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। टीबी हमें, टीबी नॉट हमें पता है, हाँ या ना, क्या होता है टीबी नॉट, व्हाट इज टीबी नॉट, हाँ प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ सॉल्वेंट क्या है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसलिए नहीं दिया है क्वेश्चन में, आप लोग समझ रहे हो ना। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बेंजीन का क्यों दिया था, क्योंकि बेंजीन का हमें नहीं पता है ना, इन जनरल बेंजीन का किसी को नहीं पता होता, कौन याद रखता है बेंजीन का, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लिक्विड है ना, आप हर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा याद रखोगे, और जरूरत भी नहीं है। बट वाटर तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो टीबी नॉट गिवन नहीं है, बट हमें पता है क्योंकि सॉल्वेंट पानी है,
तो वो हो जाएगा 373 केल्विन, हाँ या ना? पक्का? इसको टू बी मोर प्रिसाइज इसको अपन 373.15 लिखते हैं। मतलब अपन आज तक ऐसा पढ़ते हुए आए कि केल्विन को, सॉरी, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया जाता है, बट एक्चुअली 273.15 ऐड करते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर हो सकता है बुक में 273.15 लेके बनाया होगा, हम 273 ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है आंसर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या बोला है? डेल टीबी निकालना पड़ेगा अपन को फॉर्मूले से। एक बार डेल टीबी निकल जाएगा ना, तो डेल टीबी होता क्या है? टीबी माइनस टीबी नॉट, तो टीबी निकल जाएगा। हमें वही तो निकालना है ना कि अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया है। आपने पानी लिया 1 किलो, आपने उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया, तो अब बताओ कि अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो एलिवेशन निकाल लेते हैं, उस एलिवेशन को ऐड कर देंगे 373 में, आया ना अभिनंदन? पक्का? ठीक है, तो निकालो फॉर्मूले से। फॉर्मूला अपना वही यूज होगा, हाँ। केबी नहीं दिया है क्या? दिया तो है 0.52 केल्विन। अच्छा बुक नहीं है ना, ठीक है। केबी दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। केबी इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो अपना फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी निकालना है ना मुझे। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, तो बेसिक वाला तो याद होगा, m इंटू केबी। m इंटू केबी, यहां से उस फॉर्मूला को लेके आ सकते हैं अपन। कैसे? केबी को केबी रहने देना, m की जगह हो जाएगा n2 अपॉन W1 इंटू 100, हाँ या ना? इंटू 1000, सॉरी। और n2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? W2 अपॉन M2। सब फॉलो कर रहे हो मुझे आयुष? समझ में आ रहा है? मैंने नहीं रटा ये फॉर्मूला, और रटने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? पर आपको ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। इससे हम डिराइव कर लिए इसको तुरंत, एक मिनट भी नहीं लगा इसको करने में। आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? और फिर N2 की जगह मैंने W2 अपॉन M2 रख दिया, ठीक है? ओके, क्या क्या गिवन है? KB इज 0.52, W2 इज 18 ग्राम। आप 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसलिए पानी का वजन 1 kg मत रखना, 1000 ग्राम रखना। एम आई क्लियर? देखो ये चीज में डाउट, मतलब कंफ्यूजन मत होना ना, कंफ्यूज मत होना। हमने जो फॉर्मूला लिया है, नीचे हम मास को ग्राम में मान रहे हैं, इसलिए पहले से ही ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दिया है। इस क्वेश्चन में 1 kg दिया था, मैंने उसको जानबूझ के 1000 ग्राम में लिखा, क्योंकि अपने फॉर्मूले में 1000 अपन ने ऊपर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अल्टीमेटली वो 1000 कैंसिल ही होने वाला है ना, क्या बोलते हैं ना? सही है? हाँ, कैलकुलेशन भी इजी है, बहुत इजी है कैलकुलेशन भी। हाँ जी, आपके पास तो दिया है क्वेश्चन आंसर, देख लो। ये 1000 कैंसल, ये कैंसल 10 टाइम्स में, और ये हो जाएगा आपका 0.052 केल्विन। इसको ऐड कर दो 373 में, 373.052 केल्विन। दिस इज द आंसर, टीबी। देखो बहुत ज्यादा से नहीं बढ़ता है टेम्परेचर, पर बड़ा तो है ना। आपने 18 ग्राम ग्लूकोज डाला, इंक्रीमेंट कितना हुआ है? ऑलमोस्ट ना के बराबर, पर इंक्रीमेंट तो हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में। अब आपका पानी 373 में बॉयल नहीं होगा, वो 373.052 में बॉयल होगा, ठीक है? तो ये ना आंसर। हाँ, वो 0.15 लिया ना, मैंने वही बोला ना। उन्होंने इसको ना 373 केल्विन की जगह 373.15 लिया। वही मैंने आपको बताया ना कि केल्विन के लिए अपन क्या करते हैं, वी एड 273.15 एग्जैक्ट, अगर मैं देखूं तो। हाँ, आप यही लिए होगे ना? हाँ ठीक है, यही दिया भी आंसर। समझ गए ना एवरीवन? चलो चलो, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी चालू करते हैं। डन टिल हियर? चलो नेक्स्ट थर्ड। जैसे बॉइलिंग में एलिवेशन हो जाता है ना, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है? तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने नया डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ा ना, कि इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट का भी एक नया डेफिनेशन पढ़ते हैं। 9-10 तक जो आप डेफिनेशन पढ़ता है वो फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, वो क्या थी? टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट फ्रीजिंग, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। बट अब डेफिनेशन हम वेपर प्रेशर के टर्म्स में देने वाले हैं। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन किया ना, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट का भी डेफिनेशन लिखते हैं आपका वेपर प्रेशर के टर्म्स में। ठीक है, चलो लिखना। आर्यन एंड श्री, आप लोग हो मेरे साथ? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन लिखना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, आर्यन आवाज नहीं आ रही है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, freezing point of a substance is the temperature at which is the temperature at which is the temperature at which the solid and the liquid forms of the substance, the temperature at which the solid and the liquid forms of the substance, okay, the temperature at which the solid and liquid forms of the substance are in equilibrium, are in equilibrium, are in equilibrium. That is the solid and the liquid forms are, that is the solid and the liquid forms are, the liquid forms of substances, that is the solid and the liquid forms of substances have the same vapor pressure, have the same vapor pressure, have the same vapor pressure, have the same vapor pressure। ठीक है, एक बार पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखे हैं, मैं रीड कर रहा हूं, फिर से ध्यान देना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर at which the solid and the liquid forms of the substance are in equilibrium, that is they both have the same vapor pressure। समझ रहे हैं क्या? आप लोगों को ये पता ना कि जैसे हम बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री है, तो वही आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है ना? आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 होता है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 होता है। दे आर एट इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट। मतलब 0 डिग्री में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, वाटर एट 0 डिग्री भी मिलेगा और आइस एट 0 डिग्री भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री है तो वो आइस ही होगा, आइस 0 डिग्री में मेल्ट भी होता है और वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज भी होना स्टार्ट होता है। तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको दोनों चीजें मिलेंगी। एम आई क्लियर? जैसे बर्फ पिघलता है तो पूरा बर्फ एक साथ थोड़ा पिघलेगा, धीरे धीरे करके पिघलेगा ना। तो जो पानी है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री है और वो जो आइस है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री है अभी। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट अपन डिफाइन कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर, उसको देखो अपन ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं। चलो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान देना। जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाया था, वो सिंपल था ग्राफ, वैसे इसका भी ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अगेन वाई एक्सिस में क्या लेंगे? वेपर प्रेशर, एंड एक्स एक्सिस में टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट नहीं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, वहां भी टेम्परेचर ही लिए थे। ठीक है, उस टेम्परेचर को हमने बॉइलिंग पॉइंट का नाम दे दिया था। ठीक है, ओके। क्या बोल रहा है कि लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सॉलिड का वेपर प्रेशर तो बहुत कम होगा ना। जैसे आप अगर देखते हो कि आइस पड़ा तो आइस का भी वेपर निकलता रहता है ना, जब वो पड़ा रहता है तो उसका जो भी धुआं निकल रहा है वो उसके वेपर्स ही है, पर वो बहुत कम होंगे क्योंकि सॉलिड वेपराइज नहीं होगा ना जल्दी। लिक्विड वेपराइज हो जाता है जल्दी, बट सॉलिड तो ना वेपराइज होगा जल्दी, मतलब उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो यहाँ मैं एक कर्व बना रहा हूं पहले सॉलिड के लिए, ये रहा मेरा सॉलिड का कर्व। ठीक है ना, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब मैंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए कर्व बनाया था तो अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था ना। अब फ्रीजिंग में तो हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होना चाहिए,
तो ये ग्राफ उल्टा बनेगा। वहां हमने ऐसा बनाया था, यहां हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे, क्योंकि हम टेम्परेचर घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो लेट्स से ये आपका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है और ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इन्हीं दोनों को तो कंपेयर करना है ना मुझे, इन्हीं दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट देखना है मुझे कि सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट में, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होना चाहिए। एम आई क्लियर? तो ये मैं चालू किया पहले लिक्विड का, प्योर सॉल्वेंट का, धीरे धीरे करके आप इसका टेम्परेचर कम करते चलो, इसका वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, एक पॉइंट आएगा जब वो इससे टच हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। ये हो गया आपके प्योर सॉल्वेंट का क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, इसलिए नीचे बनाया हूं, जैसे हमने वहां भी नीचे बनाया था। अब इसका भी धीरे धीरे मैं टेम्परेचर कम करते जा रहा हूं और धीरे धीरे ये आपका वेपर प्रेशर कम होते जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जब इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे टीएफ। समझे क्या? ये जो मैंने बनाया है ये है सॉलिड का, ये है सॉल्वेंट का, और नीचे वाला क्या है, सॉल्यूशन का। ये जहां ये कर्व इसको टच करेगा ना, वही इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और सॉल्यूशन जहां इसको टच करेगा वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। आपको दिख रहा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम है, डिप्रेस हो गया है। नहीं मतलब अगर मैंने पानी में नमक डाला तो अब वो पानी 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, इट माइट टेक -2, -3 या -4, कोई सा भी, पर कम होगा। इसी को तो डिप्रेशन बोल रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिप्रेस हो गया है। समझे? और इसी का मैंने आप लोग का एप्लीकेशन बताया था, एंटी फ्रीज। याद है कि ठंडे देशों में जहां पे टेम्परेचर नॉर्मली 0 से कम रहता है या -1 इस तरीके का टेम्परेचर रहता है, तो आपके कारों के अंदर जो पानी होगा वो तो फ्रीज हो जाएगा। हम डालते हैं एज अ कूलेंट पानी, वाइपर के लिए भी तो पानी डालते हैं ना अपन, नहीं? तो वो पानी अगर उस टेम्परेचर पे रहा उस कंट्री में तो वो तो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। यही ना, ये मतलब आप अपने वाटर पाइप्स ले लो, जो आपके घरों में पाइपलाइन आती है पानी की, उसके अंदर पानी जमा रह जाएगा, राइट? तो जस्ट टू डिप्रेस देयर फ्रीजिंग पॉइंट, अब उसमें क्या ऐड करते हैं, एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज का एक एग्जांपल हमने पढ़ा है, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक एंटी फ्रीज होता है जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। तो अब आप अपने कार में सिर्फ पानी नहीं डालोगे, पानी के साथ साथ थोड़ा सा इथिलीन ग्लाइकॉल भी डालोगे, जिससे उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम होके -3 -4 तक पहुंच जाए, जो बाहर के टेम्परेचर से कम है। तो फ्रीज नहीं होगा पानी, भले ठंडा जरूर होगा पानी, पर फ्रीज नहीं होगा, फ्रीज होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो तो डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन लिख लिया सब। दैट इज द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, फुल स्टॉप डाल के लिखना। इट इज ऑब्जर्व दैट, it is observed that it is observed that it is observed that the freezing point of the solution is the freezing point of the solution is always lower than that of the pure solvent, is always lower than that of the pure solvent, is always lower than that of the pure solvent. Full stop. The decrease is called the depression in freezing point. The decrease is called the depression in freezing point. The decrease is called the depression in freezing point. अब ये क्यों हो रहा है वो भी लिख लेते हैं. This is because the vapor pressure of the solution is less than that of the pure solvent, less than that of the pure solvent,
less than that of the pure solvent, full stop. As freezing point is the, as freezing point is the, as freezing point is the temperature at which, as freezing point is the temperature at which the vapor pressure is, the vapor pressure is, as freezing point is the temperature at which the vapor pressure is, mat likho, of the liquid and the solid, of the liquid and the solid phase are equal, liquid and the solid phase are equal. Therefore, for the solution, therefore, for the solution, therefore, for the solution, this will occur at a lower temperature. Therefore, for the solution, this will occur at the lower temperature. ठीक है, जैसे देखो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैंने आपको कैसे समझाया था कि वहां पे वेपर प्रेशर को ना 1 atm तक पहुंचाना था। ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है। पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फिर से समझते हैं ना। ये है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, समझ गए, ठीक है। और ये है 1 atm की लाइन, आप लोग समझ रहे हो ना। ये है 1 atm की लाइन, दोनों ने रेस चालू करी, एक का वेपर प्रेशर यहां था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, दोनों को 1 atm तक पहुंचना था, तो दोनों दौड़ना चालू किए। पहले ये पहुंचेगा और इसको ज्यादा टाइम लगने वाला है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा, तो दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट समझते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या बोल रहे हैं अपन, ये मान लो सॉलिड का वेपर प्रेशर है, ये क्या है, सॉलिड का वेपर प्रेशर, ये लाइन सॉलिड की वेपर प्रेशर है, ये है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, राइट। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे कम होता है, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या, यहां पे अपन को टेम्परेचर घटाना है, तो वेपर प्रेशर एक्चुअली ये दोनों ऊपर होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे टेम्परेचर घटा के वेपर प्रेशर तक पहुंचाना है, हमने ऊपर से नीचे लेके आया ना। तो ये है आपका सॉलिड का वेपर प्रेशर, और इनका वेपर प्रेशर तो ज्यादा होता है, बट उसमें भी सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। अब आप समझ रहे हो कौन पहले पहुंचने वाला है, सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। आप तो समझ रहे हो ना, पहुंचना कहां तक है, यहां तक, ये है सॉलिड, ये सॉलिड यहां तक पहुंचना था सबको, फिनिशिंग लाइन यही है, ठीक है। बट सॉल्यूशन थोड़ा नीचे से चालू कर रहा है, सॉल्वेंट ऊपर, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, दोनों को वहां तक पहुंचना है, तो पहले ये पहुंच जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होता है, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है सबको, ये ग्राफ बना लो, फिर हम इसका भी एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखो इसका एक्सप्रेशन और डेल्टा टी भी एक जैसे ही है लगभग। अच्छा, इसको कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा टी एफ लिखूं, हाँ ना, बॉइलिंग की जगह फ्रीजिंग ही तो हुआ है, ठीक है। और यहां इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू, क्या लिखूं, क्या माइनस क्या, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, वहां पे टीबी माइनस टीबी नॉट था, बड़ा माइनस छोटा करेंगे ना डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो ये भी लिख लेना नीचे ग्राफ बनाने के बाद, इसी को बोल रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो गया, ठीक है ना सब, एकदम डर डर लग रहा है, गुस्सा है क्या, हाँ, टाइम चेंज कर दे तो कभी भी कुछ भी टाइम रख देता है ऐसा कुछ। अच्छा छुट्टी थी ना, तो मैं बोला थोड़ा आधा घंटा पहले कर लेंगे, ज्यादा देर तक मस्ती करेंगे, हाँ। तो ये श्री तो आ नहीं रही है, अच्छा ऐसा, ऑनलाइन है वो अभी, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तब ठीक हो जाएगी बायो में, ठीक कर रही होगी वहां बैठे बैठे।
ये फ्राइडे थोड़ा हेक्टिक होगा ना। डन। ग्राफ समझ गए ना ये वाला भी? तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज कम्स एट सेम वेपर प्रेशर, जहां दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, जहां दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब उनका वेपर प्रेशर बराबर हो गया है, और उसी टेम्परेचर को हम उनका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हुआ, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हुआ, जो कि सॉल्वेंट से कम है, डिप्रेशन। राइट, ठीक है। तो जैसे हमने डेल्टा टीबी के लिए लिखा था ना कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, याद है? वैसे ये भी होगा, लिख लो नेक्स्ट लाइन वही, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब आप बताओ आगे क्या करेंगे? के एफ, वेरी गुड, वहां के भी था, यहाँ पे के एफ हो जाएगा। नाम नाम, वहां क्या था नाम? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, वहां का नाम, तो यहां का क्या हो जाएगा? मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरा वाला नाम मैं बताऊंगा, महंगा वाला नाम, थोड़ा जो टफ वाला नाम है, वो इबिलोस्कोपिक थोड़ा महंगा नाम हो गया ना, जो याद नहीं रहेगा कभी। तो के एफ आपका मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट लिख लेना, और इसका एक और जो नाम है होता है कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, लिख रहा हूं यहाँ पे, स्पेलिंग लिख लेना उसकी, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर कायरोस्कोपिक, CYRO, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे वहां पे इब्यूलोस्कोपिक था ना, that word was related to boiling point and this word is related to freezing point, ठीक है। अच्छा, अपन ने पीछे ना केबी को डिफाइन करना भूल गए थे, पर यहाँ केएफ को डिफाइन कर लेते हैं। केएफ को डिफाइन कर सकते हो क्या? कैसे डिफाइन करेंगे? आप मोलालिटी को 1 रख दो, एम की जगह 1 रख दो, तो क्या होगा? केएफ बिकम इक्वल्स टू डेल टीएफ ना। बताओ आप केएफ को कैसे डिफाइन कर सकते हो? मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी इज 1, when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent, ऐसा लिख सकते हैं। तो नीचे लाइन में लिखना, if m is equals to 1, लिखो if m is equals to 1, del tf is equals to kf, del tf is equals to kf। तो यहां से अपन kf का डेफिनेशन लिखने वाले, लिखो नीचे, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो लिखा वही लिख रहे हैं ना, आपने भी लिखा ना कि इफ m इज इक्वल्स टू 1, del tf इज इक्वल्स टू kf, तो वही तो लिख रहे हैं, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां तक लिखे, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when the molality of the solution is unity, when the molality of the solution is unity, when the molality of the solution is unity। समझ गए क्या? क्या मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी इज यूनिटी। इसी को मैंने आपको सेंटेंस में लिखवा दिया है, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही अपन केबी को भी डिफाइन कर सकते हैं। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी इज यूनिटी। समझ गए क्या? है ना? चलो, यूनिट सेम होगा, क्या बोलते हैं? केल्विन केजी पर मोल, लिख भी लो नीचे, यूनिट ऑफ केएफ इज केल्विन केजी पर मोल। और जल्दी से फटाफट M2 का फॉर्मूला डिराइव कर दो, मजा आ जाएगा। जल्दी M2 का फॉर्मूला, जैसे अपन ने केबी डेल्टा टीबी से निकाला था ना, वैसे ही M2 का फॉर्मूला निकाल दो डेल्टा टीएफ से, निकलेगा जल्दी। हाँ,
निकल गया, ठीक है, गुड। पूरा सॉल्व करते हुए निकालना, मोलारिटी का पहले डेफिनेशन, मोलारिटी को पहले एक्सपैंड करना, फिर नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपैंड करना, M2 का फॉर्मूला आ जाएगा। यहीं से चालू करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। M की जगह लिख लेंगे N2 अपॉन W1 इंटू 1000, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और फिर N2 को लिख दूंगा मैं W2 अपॉन M2, W1 तो पहले से है ही और 1000 भी है। फॉलो कर रहे हो क्या? तो M2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KF W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू W1। देखिए फॉर्मूले में फिर KF डेल TF नीचे आ गया ना। प्रॉपर्टी हमेशा मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तीनों में देख लिया अपन ने। समझे क्या? आयुष समझ में आ रहा है? पक्का? तो उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कौन सा सॉल्ड एग्जांपल है इसका। वन ग्राम वाला एक दिख रहा होगा और एक 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल दिख रहा होगा। पेज नंबर बता दो तो। 53 54 में होगा, देख लेना। एग्जांपल नंबर 2.9 एंड 2.10। एवरीवन देखो जल्दी से। मिला? पहला वाला कौन सा है? 1 ग्राम वाला है कि 45 ग्राम वाला है? 45 वाला। चलो पहले उसको देखते हैं, 45 ग्राम वाला। सुनना आप लोग ध्यान से ना, जिनके पास बुक नहीं है। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल is mixed with 600 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मास दे दिया है ना। 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल लिया हमने। इथिलीन ग्लाइकॉल, देखो ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला भी दे दिया है। क्या दिया फॉर्मूला? हाँ, नहीं तो भी मैंने बताया ना, CH2OH, CH2OH इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। ये दिया है ब्रैकेट में, C2H6O2। ठीक है, ये कितना ग्राम अपन ने ऐड किया है? 45 ग्राम। और ये क्या है? W1 W2 क्या है ये? W2। ठीक है, इज मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब मेरा सॉल्वेंट क्या है? वाटर, H2O। कितना ग्राम है? ये क्या है? W1। ये क्या है? W1। अरे थोड़ा बताओ ना कैसे कर रहे हो। ठीक है, इसका मोलर मास M2 हमको पता है ना, निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? कार्बन का 12 होता है तो 24 प्लस 6 प्लस 32 ऐड कर कितना आएगा? हाँ 62 ग्राम पर मोल। और पानी का तो पता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ओके। और क्या दिया है क्वेश्चन में? बस इतना ही दिया है आपको। KF दे दिया है। KF पानी का कितना होता है? 1.86 केल्विन kg पर मोल। निकालना क्या है? यू वांट टू फाइंड डेल TF। पहला यही दिया ना, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल TF। और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि TF। व्हाट इज TF नॉट? एनीवन? जीरो। जीरो ना। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाओ। 0 मतलब या तो 0 डिग्री सेल्सियस ले लो या फिर 273.15 केल्विन। ठीक है, TF निकालना है, डेल TF भी निकालना है। किसी को कोई डाउट है क्या? अभिनंद, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है क्या क्या डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में? फॉर्मूला लगा दो, यही वाला M2 वाला फॉर्मूला, बट इसमें निकालना डेल TF है। M2 तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्योंकि नाम दिया था, इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ डेल TF का इक्वेशन क्या आ जाएगा? डेल TF इज इक्वल्स टू KF W2 इंटू 1000 अपॉन
M2 W1, ठीक है। KF कितना दिया हुआ है 1.86, W2 क्या है 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 कितना है, M2 इज 62 और W1 कितना है 600, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। 15 के टेबल से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ये 3 टाइम्स में और ये 40 टाइम्स में, एक एक जीरो कैंसिल कर सकते हो और ये 100 को 1.86 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 186 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 186 इंटू 3 बचा बस, है ना, और नीचे क्या बचा 62 इंटू 4 बचा है। और जा रहा है कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, हाँ 2 से हो जाएगा कैंसिल, 2 से क्या, ये तो 62 से हो जाएगा, 63 से 180 होता है ना, और 2 3 6 होता है, ये 3 टाइम्स से कट रहा है पूरा, कितना सिंपल कैलकुलेशन है, आया ना। 62 इंटू 3, देखो जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन में देते हैं नंबर्स कि वो कैंसिल हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए, ये पूरा 3 टाइम्स में कट रहा है, आया ना। 3 3 9, 9/4, 9/4 कितना होता है 2.2, ठीक है 2.2, आगे करोगे तो 2.25 होगा शायद, है ना। ये आपका डिप्रेशन है, इतने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, मतलब नया फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा -0.0 माइनस करोगे ना फ्रीजिंग डिप्रेशन वाला, ठीक है। तो फिर फाइनल वाला क्या हो जाएगा, केल्विन में निकालोगे तो देखते हैं पहले क्या होगा ना। ये आपका 2.25 के हो गया, अब अपन को ये निकल गया है 2.25 के या फिर डिग्री सेल्सियस, हाँ चलो ओके ठीक है। टीएफ निकालना है, डेल टीएफ होता क्या है, डेल टीएफ इज नथिंग बट क्या माइनस क्या किए थे, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, तो टीएफ निकाल लो। ये आपने निकाला अभी 2.52, ये आपको पता है 273.15, बस माइनस कर दो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ। टीएफ नॉट बता, सॉरी टीएफ मुझे बताना कितना आ रहा है फाइनली, टीएफ नॉट माइनस डेल टीएफ, यानी कि 273.15 माइनस 2.25 कितना आएगा, ये 270 कुछ आएगा, 270.9 केल्विन, कम हो गया ना, पहले 273 था, अगर आप डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो माइनस में चला जाएगा, है ना, पर मैं तो केल्विन में निकाल रहा हूं तो 270.9 केल्विन। क्लियर है क्या, तो ये आपका सॉल्व एग्जांपल पहला वाला हुआ। अगला वाला देखो सेकंड, ये सबको क्लियर है आयुष, आयुषी, चलो नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन 1 ग्राम वाला, आप दोनों को आ रहा है समझ में, अभिनंद और आपका नाम क्या है प्रियांशु, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देखो अब सॉल्यूट का नाम नहीं दिया, मतलब आपको मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, 50 ग्राम दिया है, मतलब W1 50 ग्राम है, W2 1 ग्राम है, वेरी गुड, ठीक है। आगे, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.40 केल्विन, मतलब ये डेल टीएफ है, ये क्या है डेल टीएफ 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज, केएफ दिया है 5.12 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M2 निकालना है, सेम फॉर्मूला, M2 इज इक्वल्स टू KF W2 इंटू 1000 अपॉन नीचे प्रॉपर्टी TF इंटू W, बस पुट कर दो। ये आपको दिया है 5.12, W2 है 1 ग्राम, अच्छी बात है, चलो 1 दिया, कैलकुलेशन इजी हो गया, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इज 50 ग्राम और डेल TF आपका 0.40 दिया हुआ है, हाजी। ये 50 वाला जीरो और ये एक जीरो कैंसिल,
ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 512 हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 40 इंटू 5 200 होता है, और 2 डेसिमल है ना, तो सिर्फ 2 हो जाएगा। क्या बोलते हो? अब इससे सिंपल क्या कैलकुलेशन देगा, है ना? 256 ग्राम पर मोल। केल्विन मत लिख देना, मोलर मास निकाल रहे हैं ना, यही दिया आंसर। क्लियर है क्या? ये प्रॉपर्टी से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला सेम है, यही हर में एक फॉर्मूला रहेगा, और या तो फिर प्रॉपर्टी समझाने बोलेगा तो ग्राफ व्राफ है, ठीक है। चलो लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा, इसका एप्लीकेशन लिखते हैं, 2 एप्लीकेशन, फिर अपन लास्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। लिखना, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। पहला एप्लीकेशन लिखना, इन मेकिंग एंटी फ्रीज सोल्यूशन। पहला एप्लीकेशन है इन मेकिंग एंटी सोल्यूशन। हाइफन डाल के एक लाइन लिखना है इसमें, द रनिंग ऑफ कार, द रनिंग ऑफ कार, द रनिंग ऑफ अ कार इन सब जीरो वेदर, इन सब जीरो वेदर, इन सब जीरो वेदर, even when the radiator is full of water, मतलब रेडिएटर में पानी पूरा भरा हुआ है, उसके बाद भी सब जीरो टेम्परेचर पे कार में पानी है, इसका मतलब अपन ने इथिलीन ग्लाइकॉल डाला है उसमें एंटी फ्रीज, तभी वो पानी जम नहीं रहा है ना, वरना सब जीरो टेम्परेचर पे तो वो पानी जम जाता, ठीक है। इवन व्हेन द रेडिएटर इज फुल ऑफ वाटर, इवन व्हेन द रेडिएटर इज फुल ऑफ वाटर, has been possible, has been possible has been possible due to the fact that, due to the fact that, due to the fact that, due to the fact that depression in freezing point of water, due to the fact that depression in freezing point of water takes place when, takes place when depression in freezing point of water takes place when appropriate amount of, appropriate amount of ethylene glycol, appropriate amount of ethylene glycol. Ethylene glycol is an antifreeze. Appropriate amount of ethylene glycol is dissolved in the water. Is dissolved in the water. Is dissolved in the water. समझ गए? ये पहला एप्लीकेशन हुआ। सेकेंड लिखना, इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स, इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स। सड़कों में कई बार बर्फ जम जाती है वैसी कंट्रीज में, है ना, वहां क्या अपने यहाँ मनाली में भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए मनाली का कुछ हिस्सा बंद रखते हैं कभी कभार। फिर जैसे जैसे गर्मी का सीजन आता रहता है, एक एक करके हिस्सा खुलते जाता है, क्योंकि बर्फ पिघल के मेल्ट होके निकल जाती है, तब उस रोड पे गाड़ी चल सकती है। अदरवाइज आप फ्रीज रोड पे कैसे गाड़ी चलाओगे? गाड़ी स्किड खाएगी, भले कार क्यों ना हो, चारों चक्के एक साथ स्किड खाएंगे, ठीक है, और गाड़ी नीचे खाई में, बहुत हाइट पे है ना वो आपके सी लेवल से, ठीक है। चलो लिखना है इसमें, इन विंटर और इन द हिल्स, इन विंटर और इन द हिल्स, और इन द हिल्स, when it snows heavily, in winter or in the hills, when it snows heavily, no,
snows heavily, comma, common salt is scattered, common salt is scattered, NaCl, common salt is scattered on the roads to melt ice, to melt ice, to melt ice, full stop. This is because क्या हो गया, गलत बोला क्या, फिर क्यों असर, this is because salt ice mixture has, this is because salt ice mixture has very low freezing point, very low freezing point. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl ice mixture has a freezing point of, NaCl, अगर आप NaCl ही डाल रहे हो तो NaCl ice mixture has a freezing point of -21 degree Celsius, -21 degree Celsius, -21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब बाहर का टेम्परेचर जब तक -21 तक नहीं पहुंचेगा ना, तो वो आइस फ्रीज नहीं, मतलब पानी फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट प्रॉपर्टी हेडिंग डाल लेना, ऑस्मोटिक प्रेशर लिखो। नहीं, एक टॉपिक और है, ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको समझने से पहले ऑस्मोसिस क्या होता है वो समझते हैं। 9th क्लास में पढ़ते थे अपन ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं हम ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन भी होता है, बट डिफ्यूजन में हम जनरली गैस को लेते हैं कि गैस का डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, पर जब मैं लिक्विड की बात करता हूं, सॉल्वेंट की बात करता हूं, तो हम उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, चलो इसमें लिखना, पहले ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं, लिखो ऑस्मोसिस, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, लगातार नहीं बोल सकते, अपने आप, अपने आप हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। द स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक बोलते हैं हिंदी में, तो क्या बोलते हैं, स्वाभाविक। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, the spontaneous flow of the solvent molecules, the spontaneous flow of solvent molecules from the solvent to the solution, from the solvent to the solution, इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, और from a less concentrated solution, or from a less concentrated solution to a more concentrated solution, from a less concentrated solution to a more concentrated solution। देखो सॉल्वेंट एक तरफ पूरा सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ सॉल्यूशन है। ठीक है, ध्यान देना, एक अगर मैं ऐसा बॉक्स ले लूं, बीच में मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देता हूं, यहां प्योर सॉल्वेंट है, यहां प्योर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। एक और वर्ड हमने क्या यूज किया, फ्रॉम अ लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऑब्वियसली ये तो पूरा सॉल्यूशन है, तो इसका कंसंट्रेशन हायर ही होगा, और यहाँ पे सॉल्यूट तो है ही नहीं, तो इसको लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। है क्लियर? बाकी देखो, सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही जा रहा है। आप ये मत समझना कि सॉल्वेंट अपने लो से हाई में जा रहा है, नहीं, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में जब मैं बात करूंगा ना, तो ये लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये आपका हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। बट पानी ज्यादा कहां पे है, यहां पे, सॉल्वेंट ज्यादा कहां पे है, यहां पे, तो सॉल्वेंट अपने हायर से लोअर में जा रहा है, क्योंकि ये सॉल्वेंट नहीं है, ये तो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो फ्रॉम अ
less concentrated solution to a more concentrated solution through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. Is called osmosis. Is called osmosis. Is called osmosis. ठीक है, इसमें दो टाइप के पढ़ते थे आप लोग, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस. अगर सेल के अंदर पानी जा रहा है तो सेल स्वेल हो जाएगा, दैट इज एंडोऑस्मोसिस. और अगर सेल से पानी बाहर आ रहा है तो श्रिंक हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस. ऐसा कब होगा? जो आप एग को ऐसे सॉल्यूशन में डालो जहां पानी बाहर ज्यादा है तो पानी अंदर की तरफ ट्रैवल करेगा. अब इसी एग को जो स्वेल हो गया है इसको आप सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दो तो अब पानी अंदर ज्यादा है एग के, बाहर सॉल्यूशन है तो वो बाहर आएगा. इसी को अपन रेजिन से भी करते थे, किशमिश से. जब अपन 9th में पढ़ते थे तो किशमिश का एग्जांपल लेते थे कि आप एक नॉर्मल किशमिश को पानी में डाल दो तो वो फूल जाएगी, एंडोऑस्मोसिस. अब इसी फुली हुई रेजिन को सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दो तो वो श्रिंक हो जाएगी, एक्सोऑस्मोसिस. समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ओके. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? दैट विल अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव. सॉल्वेंट पार्टिकल छोटे होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल बड़े होते हैं. तो वो मेम्ब्रेन ना सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव होने देगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स को मूव होने नहीं देगी. इसी को हम कह रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिखना, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन can be obtained from following two sources. Following two sources. एक नेचुरली है, कुछ नेचर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज कर सकते हैं या फिर आर्टिफिशियली हम मेम्ब्रेन बना सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट लिखना नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हाइफन डाल के लिखो इसमें. वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स, वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स मतलब जो सब्जियों के जो हम छिलके कैसे निकाल देते हैं ना, उनको भी हम कई बार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज कर सकते हैं. तो क्या लिखे हैं? वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स और एनिमल मेम्ब्रेन्स. एनिमल मेम्ब्रेन्स मतलब हमारी जो स्किन होती है ना, उसके नीचे की जो लेयर होती है वो सेमी परमिएबल होती है. तो हम अपनी स्किन तो निकालेंगे नहीं ना, तो एनिमल की निकालते हैं, क्योंकि अपन बायो वाले जानते हैं ना कि लोग अपने में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कॉकरोच, मेंढक, इन लोगों को ही पकड़ते हैं. तो वैसे ही पिग होता है ना, पिग, सुअर, उसका ब्लैडर का जो मेम्ब्रेन है ना उसको यूज करते हैं फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अगर मुझे नेचुरल मेम्ब्रेन चाहिए तो एग्जांपल इसमें लिखना, द पिग्स ब्लैडर इज द मोस्ट कॉमन एनिमल मेम्ब्रेन यूज्ड. द पिग्स ब्लैडर, the pig's bladder is commonly used as a semi-permeable membrane. ठीक है, सेकेंड लिखना आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें हाइफन डाल के लिख लो. एग्जांपल लिखा रहा हूं डायरेक्टली, पार्चमेंट पेपर, PARCHMENT, पार्चमेंट पेपर, PARCHMENT, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा. पार्चमेंट पेपर आता है, एक सेलोफेन पेपर आता है, ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज हो जाएगा. पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, CELLOPHANE, सेलोफेन पेपर, एक्सेट्रा. ठीक है, ये ऑस्मोसिस हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हुआ. हमारा प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है. क्या है हमारा प्रॉपर्टी? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये प्रेशर क्या होता है हमने ऑस्मोसिस से समझ लिया ना, कि सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो इसको कहते हैं ऑस्मोसिस. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब मान लो मैं इसी सॉल्यूशन में मैं यहां पे ऊपर से एक प्रेशर लगा रहा हूं. पिस्टन अरेंजमेंट जानते हैं ना, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट. जो हमारे साइकिल के पंप्स होते हैं वो भी सिलेंडर पिस्टन है. नीचे सिलेंडर है
और ऊपर हमारे हाथ में पिस्टन है जिसको हम दबा के, दैट इज सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, ठीक है। तो उस टाइप का सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट यहाँ पे लगा दिए ताकि अपन यहाँ से प्रेशर लगा सके। यहाँ वेट रखोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्या बोलते हो, बढ़ेगा ना। तो इतना प्रेशर लगाना है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ना वो बंद हो जाए, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एम आई क्लियर? तो क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन एक लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रोकना चाह रहे हो ना, तो यहां दबाव डालूंगा तो रुकेगा तो ना, यहां से तो और ऑस्मोसिस बढ़ेगा, क्या बोलते हो, नहीं। अगर मुझे किसी को रूम से बाहर निकालना है तो मैं रूम के अंदर रह के उसको धक्का दूंगा कि रूम के बाहर जाके उसको धक्का दूंगा, क्या? हाँ, मतलब मुझे मान लो मुझे आयुष को अगर बाहर धक्का देना होगा फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, बाहर निकल के उसको धक्का दूंगा तो अंदर ही आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, उसको धक्का देने के लिए अंदर से बाहर धक्का दूंगा। मतलब मुझे अगर इसको यहां आने से रोकना है तो मुझे यहीं से धक्का देना पड़ेगा। तो ये प्रेशर कहां लगता है, सॉल्यूशन के साइड में। सॉल्वेंट के साइड में तो आप ऑस्मोसिस को और इंक्रीज कर दोगे, अगर आप यहाँ पे पिस्टन अरेंजमेंट से प्रेशर दोगे ना तो पानी और जल्दी जाएगा इधर, जबकि मुझे तो रोकना है, तो यहां से प्रेशर दोगे तो वो रुक जाएगा, ठीक है। पहले धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना चालू करोगे तो आपको देखेगा कि हाँ अब ऑस्मोसिस थोड़ा स्लो हो रहा है, अब और ज्यादा प्रेशर दो और स्लो हो रहा है। जब एक ऐसा प्रेशर पहुंचेगा जहां पे आना बंद हो जाएगा ना, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, और उस प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो चलो उसको फिर अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। मैंने समझा तो दिया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इसका डायग्राम, इसमें कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन और डायग्राम अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, और इसका भी फॉर्मूला, और फिर इससे M2 का फॉर्मूला, अच्छा है ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करके इसके भी एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू। हाँ, मैं बताऊंगा ना, ये भी दोनों का छूटा हुआ है।